आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे बिहार की सियासत पर। बिहार में सियासत की बिसात फिर से बिछ चुकी है, यानी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अब पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी है। नेताओं के बयानों की गर्मी, गठबंधन की नई गोटियां और जनता की बढ़ती उम्मीदें सब कुछ साफ इशारा कर रहा है कि इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक और सत्ता में काबिज गठबंधन अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष हर मोर्चे पर आक्रामक दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बदलेगा बिहार का सत्ता समीकरण और किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा 2025 का सबसे चर्चित चुनाव, यानी क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। क्या बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को लगा है बड़ा झटका? सबसे पहले बात करें जेडीयू की, तो विपक्ष कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड को छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। हालांकि बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 2 नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। इनमें जेडीयू के नेता हाजी परवेज सिद्दीकी और जेडीयू के पूर्व विधायक सुरेश चंचल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि हाजी मोहम्मद परवेज अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वहीं सुरेश चंचल जेडीयू के पूर्व विधायक रह चुके हैं। हालांकि इससे जेडीयू में कुछ खास असर पड़ने नहीं वाला है। बता दें कि केंद्र सरकार में लाए गए वक्फ बिल के विरोध में हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया था। आज कांग्रेस के मिलन समारोह में परवेज के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि जेडीयू नेता होने के बावजूद सिद्दीकी ने पार्टी के फैसले से इतर वक्फ कानून के खिलाफ 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो सियासी गलियारों में काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना हुआ था। जेडीयू के कई मुस्लिम नेता इस वक्त वक्फ एक्ट पर विरोध जता चुके हैं। अब तक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में 20 से ज्यादा नेता इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं जेडीयू के पूर्व विधायक सुरेश चंचल कांग्रेस में शामिल हुए। सुरेश चंचल सकरा से विधायक रह चुके हैं। उन्हें भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सदस्यता दिलाई है। इस मिलन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के बिहार आगमन से एक दिन पहले 5 सवाल पूछे। राजेश राम ने पूछा कि वर्ष 2015 में 1.25 लाख करोड़ की राशि का क्या हुआ? स्वास्थ्य विभाग में 75,000 रिक्तियों को कब भरा जाएगा? बिहार में 11,500 करोड़ की बाढ़ की राशि कहां गई? बिहार में बढ़ते अपराध पर एनडीए सरकार कब काबू करेगी? नीतीश कुमार की खराब तबियत का बीजेपी क्यों फायदा उठाना चाहती है? हालांकि नीतीश कुमार की यह खूबी है कि जब जब विपक्ष को लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार अब गिरेगी, उससे पहले ही नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे विपक्ष का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बिहार चुनाव के लिए ऐसी है बीजेपी की तैयारी। अब बात करें बीजेपी की। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। यहाँ सहयोगी दलों से सीट बंटवारा सबसे आखिर में किया जाएगा। पार्टी ने हर विधानसभा सीट पर सर्वे करा लिया है। जिन मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन ठीक नहीं, उनका टिकट काटा जाएगा। इस बार के बिहार के चुनाव में व्यक्ति नहीं बल्कि जीतने की क्षमता को टिकट देने का आधार बनाया जाएगा। सर्वे में जिसका भी नाम नहीं आता उसका टिकट काटा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। लगातार 2 सर्वे में खराब प्रदर्शन वाले विधायकों का टिकट कटना लगभग तय है। अभी चुनाव में 5 महीने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। ब्लॉक स्तर पर बैठकें हो रही हैं। हर सीट पर अपनी ताकत और कमजोरी का आकलन किया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं का भी आकलन किया जा रहा है। सीट दर सीट इसी हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। अपने और विरोधी दल के संभावित बागियों की भी पहचान की जा रही है। बीजेपी ने हर हाल में बिहार चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा है। बिहार जितना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र की ही तरह बिहार में विपक्षी गठबंधन की एक बड़ी धुरी है। साथ ही बिहार चुनाव के नतीजों का असर अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर ही पड़ेगा। एनडीए के विपरीत परिणाम से विपक्षी एकता को मजबूती मिल सकती है। बीजेपी बिहार से बाहर रहे मूलतः बिहार के लोगों से संपर्क साधेगी। ऐसे 2 करोड़ लोगों से संपर्क की योजना है। ये वो लोग हैं जो या तो बिहार के वोटर्स हैं और
और बाहर रह रहे हैं या फिर बिहार के वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं। अगले महीने या प्रवासी बहिरियों से संपर्क करने का अभियान बीजेपी शुरू करेगी। दिल्ली से इस रणनीति का बीजेपी को चुनावी फायदा मिला था, यानी भाजपा ने पूरी रणनीति बना ली है कि किस तरह से बिहार में जीत दर्ज करनी है। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव के सामने अब बात करें लालू यादव की। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार सीधे मुकाबले का रूप ले चुका है। नीतीश कुमार को एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा पहले से ही घोषित किया जा चुका है। ये समर्थन केवल औपचारिक नहीं है, नीतीश के साथ 15 से 17% वोट जुड़ा हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, ओबीसी, ईबीसी और वंचित तबके के मतदाता शामिल है। चुनाव से पहले एनडीए की घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर समन्वय एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भरोसा है कि ये मसला समय रहते हल कर लिया जाएगा। इसलिए एनडीए का पलड़ा और भारी हो गया है। वहीं पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी थी और फिर उस पर कार्रवाई करके भी दिखाया था। तो वही एनडीए के सामने महागठबंधन है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर चेहरा मानने से हिचक रहे हैं। वही लालू भी हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ सहयोगी की भूमिका तक सीमित रखा जाए। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देखना लालू की बड़ी ख्वाहिश है और वो इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब तक उन्होंने कांग्रेस को किनारे रखकर वाम दलों को ज्यादा अहमियत दी थी, लेकिन इस बार वो संतुलित रुख में दिख रहे हैं। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि सभी सहयोगी दलों को संतुलित तरीके से सीट देना। इसमें वाम दल, कांग्रेस, मुकेश सहनी और पशुपति पारस की पार्टियां शामिल हैं। अगर संतुलन नहीं बना तो अंदरूनी खींचतान से गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। आरजेडी के सामने तेज प्रताप यादव की वजह से भी संकट खड़ा हो गया है। बेशक उन्हें परिवार और पार्टी से बाहर निकालकर लालू ने परंपरागत वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है, पर इस पे पारिवारिक खींचतान का असर चुनावी रणनीति पर पड़ने से इनकार नहीं कर सकते। दूसरे दलों की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए बैठी है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसने सीमावर्ती इलाके जैसे किशनगंज और कटिहार में 5 सीटें जीतकर अच्छी शुरुआत की थी। भले ही बाद में उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन इस बार एआईएमआईएम फिर से मजबूती से मैदान में है और बड़ी बात यह है कि इस बार उसका प्रभाव असर भी नजर आ सकता है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि हम महागठबंधन के साथ गठबंधन करने से रुचि रखते हैं। हम इसे लेकर बहुत सकारात्मक है। हमारी विचारधारा बीजेपी को हराना और बिहार को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि 2020 में भी पार्टी ने महागठबंधन से गुजारिश की थी। हमारा मकसद बीजेपी को हराना है। बिहार में एनडीए की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या स्थिति है ये सर्वविदित है। वर्ष 2014 में बिहार ने एनडीए को 32 सांसद दिए, 2019 में 39 और 2024 में 30 सांसद दिए, लेकिन बीजेपी ने बिहार को कुछ नहीं दिया। एआईएमआईएम के नेता ने कहा कि सभी कंपनियों का निवेश गुजरात में हो रहा है, बिहार के मजदूर वहां जाकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी ऐसी बैठक अब तक नहीं की है जिसमें बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकालने की बात कर रहे हो। उन्हें बिहार के लिट्टी, लीची, क्रिकेट खिलाड़ी, चाय पत्ती की केवल याद आती है। तो वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज ने पिछले दिनों विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में उम्मीदवार खड़े किए हैं। उसी का फैक्टर रहा है कि आरजेडी के हाथ से उसकी परंपरागत सीट निकल गई है। लालू के मुस्लिम यादव समीकरण को प्रशांत ध्वस्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने खुद ही तमाम चुनौतियां हैं। यानी लालू यादव जिस तरीके से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ये तो तय है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखने का सपना ही रह जाएगा। यानी बिहार में फिलहाल मुकाबला दो तरफा ही नजर आ रहा है। अभी सब कुछ रिहर्सल स्टेज पर है। ऐसे में असली घमासान तब शुरू होगा जब सभी खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।